हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो हमारी यूनिट सेकंड चल रही थी, इसका 6th लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे और इसको आगे स्टडी करेंगे। तो वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देता हूं कि जो मैम आपको स्टडी करवा रहे थे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो अब आगे आपको ये सब्जेक्ट स्टडी नहीं करवा पाएंगे। तो सभी स्टूडेंट्स से माफ़ी चाहता हूं, लेकिन कुछ रीज़न की वजह से वो नहीं स्टडी करवा पाएंगे। तो आगे हम कंटिन्यू करेंगे, अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। हम मैम की जगह नहीं ले सकते, लेकिन हम आपको अच्छे से स्टडी करवाने की कोशिश करेंगे। ये सब्जेक्ट आगे जो टॉपिक्स हमारे रह गए हैं अच्छे से आपको समझाएंगे। तो वीडियो कंप्लीट देखना, लेक्चर ज़रूर समझ में आएगा आपको, क्योंकि हम पूरी हेल्प करेंगे आपकी। कोई भी आपका जो टॉपिक है वो छूटना नहीं चाहिए। तो आगे जो हमारा हम इसमें चल रहा था मेजर फिजियोलॉजिकल आयन एंड देयर फंक्शंस। तो ये पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा, जो इसके 2 पार्ट्स थे मेजर जो फिजियोलॉजिकल आयंस थे, एनाइन और केटाइन। केटाइन बेसिकली आप पिछले लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे एनाइंस के बारे में। 4 टाइप्स के एनाइन हम देखेंगे इस कंप्लीट लेक्चर में। तो फर्स्ट है हमारा इसके अंदर क्लोराइड। तो क्लोराइड क्या होता है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, वो देख लेते हैं फर्स्ट। तो क्लोराइड हमारी जो बॉडी होती है उसके अंदर कंप्लीटली जो ऑल फ्लूइड होते हैं, लगभग जो सेल्स होती हैं उसके अंदर क्लोराइड आयन प्रेजेंट होता है। मतलब इसका बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इट इज मेजरली फाउंड इन ऑल बॉडी फ्लूइड। आपको ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, आयंस हैं, वो अगर आपके क्वेश्चंस आता है तो आपको जैसे क्लोराइड है, नाम तो आपको याद रखना ही पड़ेगा कि एनाइन कौन कौन से हैं और केटाइन कौन से हैं। तो आप इजीली इनको कवर कर सकते हैं कि ऑल बॉडी फ्लूइड में क्लोराइड प्रेजेंट होता है। 66% पार्ट ऑफ प्लाज्मा कंटेन क्लोराइड। सबसे ज्यादा जो क्लोराइड होता है हमारे ब्लड प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है। बेसिकली जो क्लोराइड आयंस हैं वो आयन चैनल्स को रेगुलेट करते हैं। आयन चैनल्स अगर आपने स्टडी किया है, एचएबी के अंदर रिसेप्टर्स अगर आपने स्टडी किया तो उसमें प्रेजेंट होते हैं क्लोराइड, और सोडियम प्रेजेंट होता है विथ क्लोराइड, पोटेशियम हमारा प्रेजेंट होता है। तो ये इनके रोल होते हैं। अब देखिए रोल फंक्शंस देख लीजिए इसके क्लोराइड के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। एब्जॉर्ब्ड एंड एक्सक्रिएटेड बाय सेल। जो सेल्स होती हैं उनके द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है क्लोराइड आयन को। अब इसकी फॉर्म अलग अलग हो सकती है और इसको एक्सक्रिएट किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? जिससे जो हमारी सेल है वो चार्ज को बैलेंस करती है, मेंटेन करती है, अपना मेटाबॉलिज्म करती है, इसलिए क्लोराइड आयन को वो एब्जॉर्ब करती है, देन उसको एक्सक्रिएट करती है। तो एक से फर्स्ट फंक्शन हो गया ये, तो सेल मेंटेन करती है अपना चार्ज बैलेंस बिटवीन बॉडी फ्लूइड के बिटवीन में, ये बैलेंस बनाए रखती है क्लोराइड आयन को एब्जॉर्ब करके और एक्सक्रिएट करके। अलोंग विथ जो हमारा क्लोराइड आयन है सोडियम के साथ मेंटेन करता है किसको? ऑस्मोटिक बैलेंस को बॉडी फ्लूइड। जो बॉडी फ्लूइड का ऑस्मोटिक बैलेंस है, ऑस्मोटिक प्रेशर आपने स्टडी किया होगा, आप सभी को पता होगा ऑस्मोसिस ऑस्मोटिक क्या होता है। तो उसको बैलेंस करने के लिए सोडियम के साथ मिक्स होके ये हमारा वर्क करता है क्लोराइड। टेक पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड। जो गैस्ट्रिक एसिड होता है स्टोमक में प्रेजेंट होता है हमारे, उसको बनाने के लिए भी क्लोराइड आयन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्योंकि आप सभी को पता है जो HCl है हमारा वो किससे मिलकर बना होता है? हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन से मिलकर हमारा HCl बना होता है। तो इसमें इजीली आप सबको समझ में आ गया होगा कि इसमें क्लोराइड आयन का ही रोल होता है। तो ये देख लिया हमने जनरल, इसका इंट्रोडक्शन फंक्शन देख लिए। अब देखते हैं इसके द्वारा डिजीज क्या कॉज होती है, मतलब अगर इसकी कमी हो जाती है तो क्या होता है, क्या कंडीशन हो जाती है, और इसकी मात्रा इंक्रीज हो जाती है, इसका लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो फर्स्ट देखिए हाइपोक्लोरेमिया। हाइपो का मतलब आप सभी को पता है डिक्रीज होना, हाइपो का मतलब डिक्रीज होना और हाइपर का मतलब इंक्रीज होना। अगर बॉडी के अंदर क्लोराइड आयन डिक्रीज हो जाए
मतलब कि जो क्लोराइड आयन का लेवल है बॉडी फ्लूइड के अंदर कम हो जाए तो क्या होगा। अब जो फंक्शंस देखे हैं उसी के अकॉर्डिंग आप देखिए। फंक्शंस फर्स्ट था, सेल अपना जो मेंटेन है चार्ज बैलेंस है वो नहीं कर पाएंगी अगर क्लोराइड डिक्रीज होगा, क्योंकि क्लोराइड की हेल्प से ही कर रही थी। ऑस्मोटिक बैलेंस है वो नहीं रह पाएगा, क्योंकि सोडियम को क्लोराइड मिलेगा ही नहीं, तो वो ऑस्मोटिक बैलेंस कैसे कर पाएगा। टेक जो गैस्ट्रिक एसिड्स हैं वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि HCl बनेगा ही नहीं, क्लोराइड आयन नहीं मिलेगा हाइड्रोजन आयन को, तो वो HCl नहीं फॉर्म होगा, तो HCl की मात्रा में कमी आएगी। तो इसमें देखिए ड्यू टू वो कैसे हो सकता है, अब हमारा जो क्लोराइड आयन है क्यों कम हुआ, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस सीन इन डायबिटीज, डिफरेंट डायबिटिक या कंडीशंस होती हैं जिनके थ्रू हमारा जो क्लोराइड आयन है बॉडी के अंदर डिक्रीज हो जाता है, जैसे मेटाबॉलिक एसिडोसिस सीन इन डायबिटीज मेलिटस एंड रीनल फेलियर। इन दोनों कंडीशन में जो हमारा क्लोराइड आयन है उसका लेवल डिक्रीज हो जाता है डायबिटीज मेलिटस और रीनल फेलियर में। लेक ऑफ रीएब्जॉर्प्शन फ्रॉम किडनी, अगर किडनी में प्रॉब्लम है, रीनल फेलियर है, तो वो क्या करेगी, रीएब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी क्लोराइड आयन को, तो वो बॉडी के बाहर एक्सक्रिएट हो जाएंगे। इस कारण भी हमारा क्लोराइड आयन बॉडी से लॉस हो सकता है और हाइपोक्लोरेमिया कोज हो सकता है। एक्सेसिव वोमिटिंग, वोमिटिंग से जो हमारा HCl है डायरेक्टली माउथ के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है, तो इस कारण भी क्लोराइड का लॉस हो सकता है, लेवल डिक्रीज हो सकता है। तो सॉरी हाइपोक्लोरेमिया आपको समझ में आया गया। इसका अपोजिट होगा हमारा हाइपरक्लोरेमिया। हाइपरक्लोरेमिया का मतलब है कि जो क्लोराइड है उसका लेवल बॉडी के अंदर इंक्रीज हो रहा है। अब किसी भी चीज की कमी और उसका एक्सेसिव होना दोनों ही आपके लिए बॉडी के लिए नुकसानदायक है। एक्सेस लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट आयन डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन की वजह से इंक्रीज हो सकता है, या फिर बाइकार्बोनेट हमारा रिलीज हो गया बॉडी के अंदर से बाहर की ओर निकल गया है, तो उस कारण भी इसका जो लेवल है वो इंक्रीज हो सकता है, या क्रोनिक हार्ट फेलियर हो उस कारण से भी हमारा जो हाइपरक्लोरेमिया कोज हो सकता है। अब सेकंड जो हमारा आयन है उसकी तरफ चलते हैं। सेकंड आयन है फॉस्फेट आयन। सभी आयन का अलग अलग डिफरेंट रोल है हमारी बॉडी के अंदर, तो अब देख लेते हैं फॉस्फेट। तो फॉस्फेट का भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होगा। इट इज मेनली 80% फॉस्फेट अकर इन कॉम्बिनेशन विद कैल्शियम एंड प्रेजेंट इन बोन एंड टीथ। जो 80% फॉस्फेट है हमारी बॉडी के अंदर वो प्रेजेंट होता है बेसिकली किसके साथ कंबाइंड होके, कैल्शियम के साथ, मतलब कैल्शियम फॉस्फेट बेसिकली प्रेजेंट होता है। तो फॉस्फेट हमारा कंबाइंड होके प्रेजेंट होता है कैल्शियम से, और सबसे ज्यादा किसमें होता है, आप सभी को पता है कैल्शियम किसमें होता है, विद बाइंड फॉस्फेट बोन एंड टीथ। तो फॉस्फेट का नाम आ जाए तो आपको ये लाइन बिल्कुल भूलना ही है, अच्छे से याद कर लेना है। 10% फाउंड इन मसल्स एंड ब्लड। अब मसल्स में भी कैल्शियम वो फॉस्फेट की रिक्वायर होती है, और ब्लड सेल्स में भी प्रेजेंट होता है। एवरी सेल के अंदर आपको फॉस्फेट मिलेगा, बॉडी की जो भी एवरी सेल है उसके अंदर फॉस्फेट मिलेगा। क्यों मिलेगा वो आगे आपको पता चल जाएगा। एवरी सेल ऑफ बॉडी फॉस्फेट इज प्रेजेंट। अब जो एडल्ट है, एक नॉर्मल एडल्ट को डेली डोज क्या रिक्वायर्ड होगी फॉस्फेट की, तो डेली डोज हमें रिक्वायर्ड होती है 800 mg पर डे। ये भी याद कर लेना है आपको। ऑब्टेन फ्रॉम, कहाँ से इसका सोर्स है, कहाँ से हमारी बॉडी इसको लेती है, मिल्क से आता है, मीट से, वेजिटेबल और जो डेयरी प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं उसके थ्रू इसका जो मात्रा है वो हमें मिलती है। अब फंक्शंस देख लेते हैं इसके। डेवलपमेंट ऑफ बोन एंड टीथ, बोन एंड टीथ में इसका बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि ये कैल्शियम के साथ मिलके इसका फॉर्मेशन करता है। अब आ जाइए सेकंड इंपॉर्टेंट रोल, यूज इन फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड न्यूक्लिक एसिड। अब देखिए न्यूक्लिक एसिड इससे बन रहा है, हमारा डीएनए आरएनए इससे बन रहा है। तो एवरी सेल के अंदर डीएनए आरएनए प्रेजेंट होता है, तो हमारा फॉस्फेट भी एवरी सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। इट एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड्स को आप में पता ही है न्यूक्लियोटाइड्स कैसे बनते हैं, क्या क्या उनके अंदर होता है। अगर आप 12th में स्टडी करके आए हैं तो आप सभी को पता होगा। ह्यूमन एनाटॉमी अगर आपने स्टडी की है फर्स्ट सेमेस्टर का तो भी पता होगा कि फॉस्फेट कितना रोल होता है न्यूक्लियोटाइड के अंदर, डीएनए आरएनए के अंदर। अब देख लेते हैं हाइपोफॉस्फोटेमिया।
हाइपोफोस्फोटेमिया, इससे क्या होगा कि फोस्फेट की डिक्रीज हो गया, मतलब फोस्फेट का जो लेवल है बॉडी के अंदर डिक्रीज हो चुका है, उस कंडीशन को हम हाइपोफोस्फोटेमिया बोलते हैं। ड्यू टू एल्कोहलिज्म, क्यों कोज होता है, क्यों डिक्रीज होता है, एल्कोहलिज्म के कारण। एंड दे आर द टीथ एंड बोन गेट वीक, लेक ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए। अगर इसकी कमी होगी तो क्या क्या होगा, आप सभी को पता है, टीथ और बोन है वो जो उनकी स्ट्रेंथ है वो कम होगी, फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा डीएनए आरएनए का। अब देखिए हाइपरफोस्फेटेमिया, मतलब जो फोस्फेट का लेवल है बॉडी के अंदर इंक्रीज हो चुका है, तो डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम एंड ग्लूकोज इसके अंदर हो जाएगी, क्योंकि फोस्फेट का लेवल है वो ज्यादा हो जाएगा बॉडी के अंदर। तो ये हमारे 2 एनाइंस कंप्लीट हो चुके हैं। आगे देखते हैं हम, थर्ड है हमारा बाइकार्बोनेट। तो बाइकार्बोनेट भी एक हमारा एनायन है। इसके अलावा सल्फेट हमारा एनायन है। 4 टाइप के एनाइंस हम इस वीडियो लेक्चर में स्टडी कर रहे हैं। तो बाइकार्बोनेट क्या होता है, द सेकंड मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा सेल्यूलर एनायन। सेकंड मोस्ट कॉमन, फोस्फेट के बाद बाइकार्बोनेट आता है हमारा एक्स्ट्रा सेल्यूलर जो आयनाइंस होता है। इसका फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, HCO3। तो बाइकार्बोनेट का क्या रोल होता है वो सब कुछ इसमें देख लेते हैं। इट इज यूटिलाइज एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बफर सिस्टम ऑफ द बॉडी, मतलब जो बफर सिस्टम होता है उसमें इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, अलोंग विद द कार्बोनिक एसिड। जो कार्बोनिक एसिड है उसके साथ मिलके ये वर्क करता है। मेटाबॉलिक एल्कलॉइड्स एंड एसिडोसिस में अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। अगर बाइकार्बोनेट आयन की डेफिशिएंसी आपकी बॉडी के अंदर हो जाती है तो मेटाबॉलिक एल्कलॉइड्स और एसिडोसिस देखने को मिल सकता है बॉडी के अंदर। सोर्स क्या हो सकता है इसका, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। आपको सभी इसीलिए बोलते हैं कि आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाया कीजिए, फ्रूट खाया कीजिए, मतलब कि अपनी डाइट में ये सब कुछ इंक्लूड होना चाहिए। फास्ट फूड को ज़्यादा से ज़्यादा हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये जो सभी कंपोनेंट्स है जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड हैं, वो देखिए अगर आप नेचुरली आप बॉडी को देंगे तो आपको टेबलेट मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपकी बॉडी में ये जो रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स हैं वो मेंटेन रहेंगे, इनका लेवल मेंटेन रहेगा, तो आपको कोई भी डिजीज नहीं होगी। रिक्वायर्ड कितना होता है, 325 mg टू 2 ग्राम पर डे एक एडल्ट को, एक नॉर्मल एडल्ट को ये रिक्वायर्ड होता है इतना डोज। फंक्शंस क्या क्या है इसके, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, किडनी डिस्ट्रीब्यूशन आर, मतलब कि जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस कोज हुआ था और जो किडनी डिस्टर्बेंस है, किडनी फंक्शन डिस्टर्बेंस है, वो बेसिकली ट्रीटेड किए जाते हैं किसके द्वारा, सोडियम बाइकार्बोनेट के द्वारा, ड्यू टू इट्स एल्कनाइन नेचर। अगर सोडियम बाइकार्बोनेट की लेवल डिक्रीज होगी तो किडनी में भी डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी आपको। एसिड बेस बैलेंस इज मेंटेन बाय द बाइकार्बोनेट आयन। बेसिकली जो एसिड बेस बैलेंस है वो बाइकार्बोनेट आयन के द्वारा मेंटेन रखा जाता है। लास्ट है हमारा सल्फेट। सल्फेट ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट नहीं होता, इतना इसका रोल नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम स्टडी करेंगे इसको। प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है, इंटरसेल्यूलर फ्लूइड होता है, और उसके बीच में क्या होता है हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड। दे आर प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी में हमारा सल्फेट प्रेजेंट होता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज प्रोटीन स्टेबलाइजेशन। बेसिकली जो इसका फंक्शन होता है, प्रोटीन को स्टेबलाइज करने के लिए सल्फेट का यूज होता है हमारी बॉडी के अंदर। इट आल्सो एन एलिमेंट ऑफ विटामिन डी। किसका एलिमेंट है, विटामिन डी, जिसको हम बायोटीन बोलते हैं। इसके अलावा थायमिन, आल्सो कंपोनेंट ऑफ हार्मोन, इंसुलिन का भी कंपोनेंट है। तो एक दो चीजें आपको याद रखनी है, विटामिन डी याद रखना है, इंसुलिन याद रखना है, थायमिन याद रखना है, इसमें ये कंटेंट होता है हमारा सल्फेट। फंक्शंस देख लेते हैं। इट इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हमारी बॉडी के अंदर सल्फेट का यूज होता है। रेस्पायरेशन प्रोसेस, एंजाइमेटिक एक्टिविटीज के अंदर इसका फंक्शन होता है। ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ सल्फेट, अगर डेफिशिएंसी होगी सल्फेट की बॉडी के अंदर, क्या होगा, इंसुलिन के लेवल में डिक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। अगर इंसुलिन इम्बैलेंस हो रहा है तो आपकी बॉडी के अंदर फैट इंक्रीज हो सकता है, ओबेसिटी कोज होगी। अगर फैट बढ़ेगा तो ओबेसिटी ऑब्वियसली होगी। हार्ट डिजीज कोज हो सकती है, फैट बढ़ रहा है तो फैट बढ़ेगा तो वो बहुत सी बीमारियों को लेकर आपकी बॉडी के अंदर आएगा।
इन टॉक्सिक लेवल इंक्रीज हो जाएगा बॉडी का, जो आपकी बोन है उनमें पेन होने लगा है क्योंकि फैट बढ़ेगा, ओबेसिटी बढ़ेगी, ऑब्वियसली आपकी बोन्स पे वजन बढ़ेगा तो उनमें पेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हार्ट डिजीज आपको कोज हो सकती है इसकी डेफिशिएंसी से। तो स्टूडेंट्स आशा करता हूं जो हमारे एनायंस थे, मतलब मेजर फिजियोलॉजिकल आयंस हैं, ये जो टॉपिक है हमारा कंप्लीट हो चुका है, आपको कंप्लीट समझ में आ चुका होगा आई थिंक। अगर फिर भी समझ में नहीं आए, कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, हमारा इंस्टाग्राम पेज है, हमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर अब आपने अभी तक नोट्स परचेज नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप नोट्स भी परचेज कर सकते हैं अफोर्डेबल प्राइस में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।